A very good morning to everyone. Once again, I am here with an important editorial to discuss, and today's editorial is related to a Supreme Court's verdict on GST. Before I start this topic, let me make you understand about GST and its history in India. As we all know that GST stands for Goods and Services Tax, and it was introduced in India in the year 2017, and the date I remember was 1st July. Since it was introduced in India, there has been controversies, or there has been a direct fight between state governments and central government on the collection of GST and the share that a state deserve. Now, for dividing this share, we have also a GST committee, but many points are there on which both the parties don't agree. Hence, it becomes a matter of dispute between these two parts of this federalism. Let me make you understand these things in Hindi also. Since जब से 2017 में जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया, तब से सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य की सरकारें उसके बीच में हमेशा से गतिरोध रही हैं, क्योंकि जो कलेक्शन है उसके डिवीज़न को लेकर के, उसके शेयर को लेकर के हमेशा से झगड़ा रहता है कि कितना पार्ट होना चाहिए. बिफोर दिस जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस, देयर वॉज अ सिस्टम ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस. Some of the parts of the taxes were collected by the state government and others by central government. पहले राज्य की अपना टैक्स होती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की अपना टैक्स होती थी. लेकिन जब से जीएसटी लागू हो गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट मोस्ट ऑफ द टैक्स को कलेक्ट करती है, और ऐसे में राज्य की सरकारों के पास उतना टैक्स कलेक्शन होता नहीं है. ऐसे में कहा गया था 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से कि अब क्या होगा कि 5 सालों तक जितना आपका नुकसान होगा, टैक्स कलेक्शन का नुकसान होगा, उसकी भरपाई सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, और आपको एक मुफ्त पैसा जो है कंपनसेशन के तौर पे दिया जाएगा 5 सालों तक. यानी 2017 में ये लागू हुआ था, अभी 2022 है, 5 साल का जो टर्म है वो पूरा हो चुका है, और कई ऐसे राज्य हैं जिसका शेयर है उसको अभी तक नहीं मिला है. जो कंपनसेशन यानी क्षतिपूर्ति की राशि है नहीं प्राप्त हुई है, जिसको लेकर के भी विवाद है. और इसी के बारे में कुछ पार्ट्स हैं जिसको लेकर के अभी भी दोनों के बीच में डिस्प्यूट है. उससे रिलेटेड एक वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, दैट वी शैल डिस्कस इन दिस वेरी एडिटोरियल. अ टाइमली रिमाइंडर यानी समयानुकूल जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर मतलब किसी चीज़ को लेकर के याद करवाना. तो जो अभी जो वर्डिक्ट आया है, क्योंकि 5 साल का टर्म पूरा होने जा रहा है जीएसटी का, और ऐसे में आना समझिए कि एक समय पर एक रिमाइंडर दिया गया है. टाइमली रिमाइंडर का मतलब यही होता है, यानी विद रेफरेंस टू द सिचुएशन. ऑन सुप्रीम कोर्ट जीएसटी वर्डिक्ट, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी शुड टॉक अबाउट सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट ऑन जीएसटी. जीएसटी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट यानी फैसला आया है. नाउ वी हैव द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस एडिटोरियल. द सेंटर शुड बी मोर कॉन्सिलिएटरी वर्ड एक है. कॉन्सील करना यानी किसी को समझाना बुझाना होता है. तो कॉन्सिलेटरी का मतलब क्या हो गया? कॉन्सिलेटरी का मतलब हो गया कि आप किसी के प्रति ऐसा इरादा रखते हैं जिससे कि गुडविल बने, या दोनों के बीच में दुश्मनी हॉस्टिलिटी कम हो, यानी टू रिड्यूस हॉस्टिलिटी यानी दोनों के बीच में जो दुश्मनी हो वो कम हो जाए, यानी एक अच्छा फेवर और फेथ बने. तो कहा जाए कि सेंटर को क्या करना चाहिए कि राज्य की जो फिस्कल डिमांड्स, डायलेमाज हैं. डायलेमाज का मतलब क्या होता है? डायलेमा होता है जिसको लेकर दुविधा जिसको बोलते हैं. तो जीएसटी के चिंता को लेकर के या फिर आर्थिक डायलेमा को लेकर के जो राज्य की चिंताएं हैं, उसके प्रति सेंट्रल गवर्नमेंट को कॉन्सिलेटरी यानी वैसी स्थिति जहाँ पे आप एक गुडविल बनाने की कोशिश करते हैं, उसको विश्वास में लेते हैं कि नहीं मैं करूँगा, ऐसा कुछ करना चाहिए. यानी जो राज्य की सरकारें हैं उनकी जो आर्थिक स्थिति को लेकर जो डायलेमा है, दुविधा है, जीएसटी को लेकर की जो चिंताएं हैं,
उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण सेंट्रल गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए, यानी उसके प्रति एक ऐसा विश्वास का माहौल पैदा करना चाहिए जिससे राज्य सरकार को लगे कि उनका जो शेयर है वो मिल जाएगा। प्रोनाउंसिंग इट्स वर्डिक्ट, इट्स आया है सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में घोषणा किया है, प्रोनाउंस किया है, घोषणा किया है, ऑन अ प्रोट्रैक्टेड डिस्प्यूट। प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है जो लंबे समय से खींचा आ रहा है, डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद। तो एक लंबे समय से खींचा हुआ विवाद के मामले में एक फैसला आया है, और वो फैसला क्या है? ओवर द लेवी ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी जीएसटी को लेकर के जो टैक्स कलेक्शन होता है, टैक्स लेवी का मतलब क्या होता है? टैक्स, यानी जीएसटी में जो टैक्स का है उसको लेकर के फैसला आया है। कहाँ टैक्स कलेक्शन की बात हो रही है? ऑन ओशन फ्रेट चार्जेस। ओशन फ्रेट चार्जेस का मतलब क्या होता है? ओशन यानी समुद्र से जो व्यापार होता है उसके लेकर के जो फ्रेट मतलब जो भाड़ा है, मालवाहक गाड़ियाँ जाती हैं आती हैं, उसके चार्जेज को लेकर के जो पे किया जाता है इंपोर्टर्स के द्वारा, जो इंपोर्ट करते हैं, मंगवाते हैं सामान को, उनके द्वारा जो चार्जेस पे किया जाता है उसको लेकर के एक फ़ैसला आया है। यानी जो चार्जेस लगाए जाते हैं समुद्र में या फिर कह लो ओशन में, कह लो महासागर में, तो उसको लेकर के क्या किसका इसमें बनता है, किसका सेंट्रल गवर्नमेंट के दायरे में आता है, राज्य सरकार के दायरे में आता है, इसको लेकर के एक फ़ैसला आया। द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे हेल्ड दैट सच अ टैक्स वाज अनटेनेबल, यानी इस तरह के जो टैक्स होते हैं जो कि फ्रेट से आते हैं, जो कि भाड़ा के रूप में आते हैं, उसने कहा कि इस तरह के जो टैक्सेज हैं अनटेनेबल हैं, यानी इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता है, इसका बचाव नहीं किया जा सकता। इट्स 153 पेज जजमेंट, यानी ये जो सुप्रीम कोर्ट का आया है 153 पेज का जजमेंट, हैज़ ऑल्सो ड्वेल्ट एट लेंथ, इसमें इसने बहुत ही विस्तार से चर्चा की है ऑन द नेचर ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ जीएसटी काउंसिल, कि जीएसटी काउंसिल जो होती है, जो रिकमेंड करती है किसको कितना पैसा मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, तो उसके जो रिकमेंडेशंस हैं, उसके जो सुझाव हैं, उसके नेचर पे एक विस्तार से भी चर्चा की है। द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सेट अप टू ओवरसी द ऑपरेशन ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम, और साथ ही इसने देखा गया है जो क्या है जीएसटी काउंसिल क्या है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको सेटअप किया जाता है, यानी उसको स्थापित किया गया है टू ओवरसी, मतलब उसको ध्यान रखने के लिए जो भी ऑपरेशंस होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स को लेकर के, उसको देखने के लिए। यानी जीएसटी काउंसिल जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको सेटअप किया गया है कि वो ओवरसी करेगा, उस पर निगरानी रखेगा, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड जो रिजीम्स हैं, यानी जो एरियाज़ हैं उसको। इन्वोकिंग द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, द कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट बोथ द यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स हैव इक्वल साइमल्टेनियस एंड यूनिक पावर्स टू मेक जीएसटी लॉज। अब देखिए क्या हुआ। इन्वोकिंग का मतलब होता है आवाहन करना, तो एक स्पिरिट मतलब होता है आत्मा, यानी जो फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म का मतलब होता है संघात्मक, यानी संघ। संघ का मतलब क्या होता है? जहाँ पे राज्य की सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र की सरकार दोनों मिल कर के काम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म का आवाहन करते हुए उसको एक तरह से इसमें इन्वॉल्व करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट यानी राज्य की सरकार हो, दोनों को इक्वल और साइमल्टेनियस, मतलब एक के बाद एक, यानी समान रूप से और एक के बाद एक जो होता है साइमल्टेनियसली होता है, साथ साथ, एंड यूनिक पावर्स हैं, यानी इक्वल और यूनिक पावर हैं, और दोनों को साथ साथ चलने का एक पावर है जीएसटी के कानून बनाने के मामले में। यानी जीएसटी के कानून को बनाने में जितना राज्य सरकार को पावर है उतना ही सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर है। एंड द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल, और जो सिफारिश आती है काउंसिल की तरफ से, कौन सी काउंसिल? जीएसटी काउंसिल की तरफ से,
where they have a 1/3 and 2/3 voting share respectively। यानी जो काउंसिल की जो रिकमेंडेशंस आती है जिसमें यूनियन गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें 1/3 वोटिंग कर सकता है और 2/3 जो राइट है वोटिंग शेयर का किसका है, राज्य की सरकार का। आर नॉट बाइंडिंग ऑन देम, लेकिन ये जो है इस पे बाइंडिंग ऑन देम का मतलब क्या, उस पर अभी भी विश्वास नहीं करता है, यानी उसको ये ले करके नहीं चल रहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जीएसटी कानून बनते हैं उसमें यूनियन गवर्नमेंट का भी पावर है बनाने का और स्टेट गवर्नमेंट का, और दोनों का बराबर पावर है। जो रिकमेंडेशंस काउंसिल की आती है उसमें से 1/3 जो होता है वो यूनियन गवर्नमेंट वोटिंग का राइट रखता है, जिसमें 2/3 जो है वो वोटिंग शेयर किसका है, राज्य की सरकारों का। लेकिन इस पे अभी कई चीज़ें हैं जो उसके हिसाब से नहीं चलती है। वाइल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन टू पेव वे फॉर द टैक्स सिस्टम दैट सबसम्ड मल्टीपल सेंट्रल एंड स्टेट लेवीज, कह रहा है कि हालांकि, यहाँ पे वाइल का मतलब हालांकि नहीं है, के दौरान, अमेंडिंग का मतलब होता है सुधार, कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो संविधान है उसमें सुधार के दौरान, ये सुधार जो था वो टू पेव वे फॉर द टैक्स सिस्टम, ये सुधार किस लिए किया गया था कि पेव वे का मतलब होता है रास्ता दिखाना, सही रास्ता पे लाना, यानी एक नए रास्ते या सही रास्ते पर ले जाने के लिए टैक्स सिस्टम को, जिसमें सबसम्ड मल्टीपल सेंट्रल एंड स्टेट लेवीज, और इसमें कई ऐसे टैक्सेस थे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते थे और कई ऐसे टैक्सेस थे जो राज्य सरकारों के द्वारा लगाए जाते थे। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया गया, सुधार लाया गया कि ताकि जो टैक्स सिस्टम है उसको एक क्या कर दें, उसके लिए एक सही रास्ता निकालें। राज्य अपना वसूल रहा है, सेंट्रल अपना वसूल रहा है, ऐसे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ही जीएसटी लाया गया था। Parliament had intended for the Council's recommendations to only have a persuasive value as per the court. This has sparked fears that individual states can start vetoing the Council's recommendations that they do not agree with. अब कह रहा है कि देखिए, Parliament had intended for the Council's recommendations to only have a persuasive value. तो पार्लियामेंट में कहा गया था, इसमें एक इरादा जाहिर किया गया था कि जो काउंसिल है जीएसटी का उसके रिकमेंडेशंस को ही पर्सुएसिव वैल्यू मान लिया जाए, यानी वो जो बोल दिया वही है, ठीक है, एज पर द कोर्ट, कोर्ट के अनुसार, यानी जो जीएसटी काउंसिल बोला वही सही है। क्यों ऐसा कहा गया कि दिस हैज़ स्पार्क्ड फियर, जिसके वजह से एक डर का माहौल बन गया। इंडिविजुअल स्टेट्स कैन स्टार्ट विटोइंग, अगर देखा जाए तो फिर जो इंडिविजुअल स्टेट्स है, अकेला जो राज्य है वो कहेगा, वेटो कर देगा कि मैं इसके रिकमेंडेशन से अग्री नहीं करता हूँ। तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि जो आपका जो डर था वन नेशन वन टैक्स एडिफाइस का, ऑफ अ रिफॉर्म दैट टुक ईयर्स ब्रिंग अबाउट। अब देखिए कहना है क्या चाह रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। कह रहा है कि जब पार्लियामेंट में तो ये हो गया, लेकिन जो जीएसटी के रिकमेंडेशंस हैं उसको अगर सारे राज्य मानेंगे तब ना, लेकिन सारे राज्य न मान करके ऐसा कोई सिस्टम डेवलप हो जाता जिसमें राज्य की सरकारों का ये पावर होता कि अग्री और डिसअग्री करें, तो ऐसे में जो हमारा सपना था कि वन नेशन वन टैक्स का, वो तो पूरा होगा ही नहीं, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जो कि मानेंगे ही नहीं बात को, और जब बात नहीं मानेंगे तो ऐसे में जीएसटी का लाने से कोई फ़ायदा होगा नहीं। आप किसी पर्टिकुलर मुद्दे पे टैक्स कलेक्शन को लेकर के रिकमेंडेशंस जीएसटी कमेटी के द्वारा आती है, लेकिन राज्य की सरकार उसको मानने से इनकार कर देगी, वीटो का इस्तेमाल करेगी, उसके अगेंस्ट में बोलेगी, तो ऐसे में तो हो नहीं पाएगा। तो वही कहा जा रहा है यहाँ पे, दिस हैज़ स्पार्क्ड फियर्स, इसके वजह से डर उत्पन्न हो गया है। कोई भी इंडिविजुअल, अकेला राज्य जो है, कैन स्टार्ट विटोइंग, विटो कर सकता है काउंसिल के रिकमेंडेशंस के ऊपर, दैट दे डू नॉट अग्री, कि वे लोग अग्री नहीं करते हैं,
एंड रिफ्यूज़ टू इम्प्लीमेंट देम, और उसको इम्प्लीमेंट यानी लागू नहीं करेंगे। 10 थ्रेटनिंग द वन नेशन वन टैक्स एडिफाइस ऑफ अ रिफॉर्म दैट टुक ईयर्स टू ब्रिंग अबाउट। इसलिए खतरा हो सकता है वन नेशन वन टैक्स की बात का, जो कि कई साल से इसको करने में लग गए हैं, यानी इस पर इतना साल का काम हो रहा है और इसके बाद अगर ऐसा होगा तो दिक्कत हो जाएगी। Opposition ruled states have held the verdict as upholding their rights vis-a-vis what a few termed as arbitrary imposition of centre's decision in the council। कह रहा है कि अब जो अपोजिशन पार्टियां हैं उन्होंने कहा कि उनके जो अधिकार हैं, जो वर्डिक्ट आया है अभी, वो क्या करता है, अपहोल्ड करता है, मतलब रोक कर रखता है उनके राइट को, अधिकार को। वीज अ वी का मतलब होता है फेस टू फेस। व्हाट अ फ्यू टर्म्ड एज, इसमें से और भी कई ऐसे अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं, उसने कहा है कि ये तो आर्बिट्ररी इम्पोजिशन है। आर्बिट्ररी का मतलब होता है अपने मनमाने तरीके से किसी चीज़ को इम्पोज करने का, थोपने वाली बात हो गई कि अपने मनमाने तरीके से थोपने वाली डिसीजन हो गई। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डिसीजन है वो काउंसिल के ऊपर मनमाने तरीके से थोपा जा रहा है, राज्य की सरकारों पे मनमाने तरीके से थोपने वाली बात हो गई। यानी जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट है उसने इस वर्डिक्ट को आलोचना करते हुए कहा है कि उनके राइट्स, जो उनके अधिकार हैं, उनको रोकने का प्रयास किया गया। साथ ही इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का मनमाना चलेगा, ये सारे आरोप लगाए गए हैं इस फैसले को लेकर। अब देखिए, द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज़ साउट टू क्वेल एंजाइटी। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने कोशिश की है, साउट टू का मतलब होता है ट्राई टू, कोशिश की है कि शांत किया जाए जो चिंताएं हैं उसको, बाय इंडिकेटिंग दैट, ए इंडिकेट करते हुए कि द कोर्ट हैज़ ओनली इलेबोरेटेड ऑन काउंसिल्स एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट एंड द स्टेटस क्वा वुड कंटिन्यू। कहा गया है कि कोर्ट ने केवल जो अभी काउंसिल का जो अरेंजमेंट है उसको बढ़ा चढ़ा करके इलेबोरेट किया है, लेकिन जो यथा स्थिति है जैसे पहले था वो बनी हुई रहेगी, उसको लेकर के कोई चिंता नहीं है। स्टेट्स कैन ऑलरेडी रिजेक्ट काउंसिल्स डिसीजन बट नन हैज़ चूजन टू शो फार। अब स्टेट, पहले भी कहा गया है कि आप काउंसिल के डिसीजन को रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा किया नहीं है। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट या फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बयान आया है। अब देखिए मुद्दा क्या है झगड़ा का। इसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि स्टेट्स को ये राइट नहीं होना चाहिए कि जो जीएसटी काउंसिल की तरफ से रिकमेंडेशन आया उसको अवॉइड करने का, उसका विरोध करने का, जिसको लेकर के राज्य की सरकारें आरोप लगा रही हैं, जो खासकर अपोजिशन में है, कि उनके अधिकारों से उनको वंचित किया जा रहा है। वो ये तो एक तरह से आर्बिट्ररी एक्शन है, यानी अपना एक तरफा हो गया, आप जो कहें वही मानना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ फाइनेंस मिनिस्ट्री आई यहाँ पे और बोली कि किसी प्रकार का कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो केवल उसके डिसीजन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा चढ़ा करके इसको पेश किया है। जो अरेंजमेंट पहले था वही बना हुआ रहेगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। राज्य को अभी भी ये अधिकार रहेगा कि काउंसिल के डिसीजन को रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन अभी तक के इतिहास में कोई ऐसा राज्य किया नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। While North Block undertakes a detailed review of the verdict। हालांकि जो नॉर्थ ब्लॉक है, नॉर्थ ब्लॉक कहने का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, दोनों को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ब्लॉक। तो खासकर नॉर्थ ब्लॉक यहाँ पे जो बात कर रही है वहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात हो रही है, और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि वो अंडरटेक करेगा, यानी अपने आप पे लेगा और उसका ओवरव्यू डिटेल से वर्डिक्ट को पढ़ेगा, रिव्यू करेगा। इट इज़ पर्टिनेंट दैट, पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है? पर्टिनेंट का मतलब एक तरह से कह सकते हो कि रिलेटेड है। दैट इट हैड आर्ग्यूड दैट इफ द काउंसिल्स रिकमेंडेशंस वर नॉट बिडिंग इट वुड लीड टू एन इम्पास एंड द इंटायर जीएसटी स्ट्रक्चर वुड क्रम्बल। अब ये जो है तर्क संगत बात है, पर्टिनेंट है, रिलेटेड है, कि अगर काउंसिल्स के रिकमेंडेशंस को नहीं माना गया या फिर उस पर आर्ग्यू होता है,
तो ऐसे में क्या होगा, इट वुड लीड टू एन इम्पास। इम्पास का मतलब होता है गतिरोध, जिसके वजह से गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा और जीएसटी का जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से क्रम्बल कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, यानी जीएसटी का पर्पस ही खत्म हो जाएगा फिर। दिस डज नॉट होल्ड वाटर, द कोर्ट अवर्टेड। लेकिन ये जो कहना है इस कोर्ट का कहना था कि ऐसा दिस डज नॉट होल्ड वाटर, यानी ऐसा नहीं हो सकता है, यानी ये कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। दिस होल्ड नो वाटर का मतलब होता है ऑफ नो सब्सटेंस, ऑफ नो इम्पॉर्टेंस, ये कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इस बात को कहते हुए कोर्ट ने इसको टाल दिया। दैट इट हैज़ स्ट्रक डाउन अ टैक्स नोटिफाइड 2 days प्रायर टू द लॉन्च ऑफ द जीएसटी रिजीम। कह रहा कि इस तरह की जो व्यवस्था है वो स्ट्रक डाउन कर दिया गया है, यानी नलीफाई कर दिया गया है 2 दिन पहले जो ये जीएसटी रिजीम आया था। जस्ट एज इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग 5 years, जब ये 5 साल अब पूरा करने वाला है, इज़ परहैप्स अ fortuitousness for introspection on its journey and the way ahead। कह रहा है कि 2 दिन पहले ये सारी व्यवस्थाएं कर दी गई थी जीएसटी में, जब जीएसटी लागू करना था, लेकिन अब कम से कम 5 साल बीतने वाला है और अभी भी गतिरोध थोड़ा थोड़ा है। तो ये अभी सही समय है जिसमें आप इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, मतलब आत्ममंथन करना कहते हैं। फॉर्चूटस का मतलब क्या होता है? फॉर्चूटस का मतलब होता है कि एक बाय चांस ऐसा समय आ गया है जब आप इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि अपने 5 साल के जर्नी के ऊपर एंड वे अहेड, और आगे क्या करना है उसके ऊपर। एट वर्स्ट, सबसे ख़राब जो पार्ट है, इट कैन ट्रिगर मोर कंटेस्टेशंस का मतलब होता है गतिरोध इन काउंसिल मीटिंग में थोड़ा सा झगड़ा वगड़ा हो सकता है। एंड एट बेस्ट इन्फ्यूज़ अ फ्रेश सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एमंग मेंबर्स। लेकिन इसमें एक और फ़ायदा क्या होगा कि इट विल इन्फ्यूज़, मतलब उसमें डालेगा एक फ्रेश सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेंबर्स के बीच में एक नए रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो सेंस है वो उत्पन्न भी कर सकता है। द सेंटर कुड स्ट्राइव टू मोर कॉन्सिलेटरी टूवर्ड्स स्टेट्स। सेंटर कोशिश करेगा कि और भी ज़्यादा सौहार्दपूर्ण तरीके से स्टेट्स के साथ व्यवहार करें। उनकी जो चिंताएं हैं, कंसर्न्स हैं, फिजिकल डायलेमाज हैं, जो आर्थिक दुविधा है, स्पेशली एज देयर एश्योर्ड कंपेंसेशन, खास करके उनको जो कहा गया था कंपेंसेशन को लेकर के, क्षतिपूर्ति की जो राशि कही गई थी, मैंने जैसे शुरुआत में बताई आपको कि 5 सालों तक राज्यों को क्षतिपूर्ति दी जाएगी टैक्स के रूप में। क्लॉक वाइंड्स डाउन नेक्स्ट मंथ, उसका जो समय है अगले महीने बीत जाएगा, यानी पूरा हो जाएगा। रादर देन सीक टू बुलडोज ओवर थॉर्नी प्रेडिकामेंट्स विद द टैसिट सपोर्ट ऑफ एनडीए रूल्ड स्टेट्स इन द काउंसिल। अब कह रहा है कि सरकार को क्या करना चाहिए कि उनको थोड़ा सा मित्रवत व्यवहार करते हुए राज्य की सरकारों के साथ उनकी जो चिंताएं हैं, उनकी जो फिजिकल डायलेमाज हैं, आर्थिक दुविधाएं हैं, उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और उनकी जो कंपेंसेशन है, यानी जो क्षतिपूर्ति की राशि जो उनको एश्योर्ड किया गया था, उनका टाइम भी अगले महीने ख़त्म हो रही है, उसकी मियाद ख़त्म हो रही है, जैसा कि बताया था। तो ऐसे में उनको एश्योर्ड करना चाहिए। और साथ ही किसी भी परिस्थिति को लेकर, प्रेडिकामेंट का मतलब होता है दुर्दशा, तो कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि किसी के थॉर्नी प्रेडिकामेंट्स का उत्पन्न हो, यानी कोई ऐसा हो कटीला हो, क्योंकि कई ऐसे एनडीए रूल्ड स्टेट्स हैं जिसका टैसिट सपोर्ट है। टैसिट सपोर्ट का मतलब होता है गुप्त तरीके से सपोर्ट होता है काउंसिल में। तो जो एनडीए रूल्ड स्टेट्स हैं वो विरोध नहीं करेंगे, लेकिन जो राज्य ओपोजिशन में हैं वो तो विरोध करेंगे। तो ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसा जिनकी मांग है उसको बुलडोज करने की कोशिश कीजिए। बुलडोज करने का मतलब धाराशायी करने की कोशिश कीजिए, और जिसकी वजह से एक थॉर्नी प्रेडिकामेंट आएगा, यानी एक ऐसी दुर्दशा जो कटीला होगी हम आपके लिए। और एक काम किसकी मदद से आपको नहीं करना चाहिए? एनडीए रूल्ड स्टेट्स की मदद से नहीं करनी चाहिए जो काउंसिल में है। द काउंसिल शुड ऑल्सो मीट मोर ऑफन टू नर्चर द क्रिटिकल फिजिकल फेडरलिज्म डायलॉग
और एक काउंसिल को समय समय पे मिलते रहना चाहिए, जो क्रिटिसिज्म है, जो क्रिटिकल सिचुएशन है उसको हैंडल करने के लिए रिलेटेड जो है फिस्कल फेडरलिज्म डायलॉग से, इन द राइट डिसीजन एंड मिनिमाइज ट्रस्ट डेफिसिट। और ऐसा करके राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो ट्रस्ट की कमी आई है, डेफिसिट आई है, उसको सही करने का प्रयास करना चाहिए काउंसिल को। देयर आर मेनी पेंडिंग रिफॉर्म्स दैट रिक्वायर द सेंटर टू वर्क मोर कोहेसिवली। कई ऐसे जो पेंडिंग रिफॉर्म्स हैं, सुधार हैं, जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को राज्य की सरकार के साथ कोहेसिवली यानी मिल करके काम करने की ज़रूरत है, साथ में जुड़ करके काम करने की ज़रूरत है, मिल करके काम करने की ज़रूरत है। टू टेक इंडियाज़ इकोनॉमी फॉरवर्ड एंड लिफ्ट दोज लेफ्ट बिहाइंड, भारत की अर्थव्यवस्था, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था को और आगे ले जाया जाए, और लिफ्ट दोज लेफ्ट बिहाइंड, और उन चीज़ों को भी आगे बढ़ाया जाए जो पीछे छूट गए हैं। इंक्लूडिंग, उसमें शामिल है बट नॉट लिमिटेड टू ओवरहॉल ऑफ लैंड, लेबर एंड मार्केट्स एज वेल एज द एग्रेरियन सेक्टर। यानी उसके दुर्दशा के साथ नहीं, जिसमें लेबर, मार्केट्स या फिर कोई एग्रेरियन सेक्टर यानी जो कृषि का सेक्टर प्रभावित होता है। यानी भारत को आगे ले जाना है, लेकिन लेबर, मार्केट्स और एग्रीकल्चर सेक्टर को ध्यान में रखते हुए। तो इस प्रकार आपने देखा, आज के ट्यूटोरियल थी जीएसटी के ऊपर, आप इसको जरूर पढ़िएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।